आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया, तो आपने क्या हमेशा से ये था कि आईपीएस ऑफिसर बनना है आपको? लेकिन सही संदर्भों में देखा है तो जो भी सही ढंग से मेहनत करता है उसके लिए कठिन नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी क्या होती है? पुलिस इसके लिए सर क्या कर रही है कि ट्रैफिक को प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर पाए? आपका इतने लंबे सर्व में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपकी कौन सी जगह पे थी? ग्वालियर में जो गंभीर अपराध हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। समय पे वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था ये सब चीज़ों का। अपराधों को आप शून्य स्तर पर तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, उसको कम किया जा सकता है। पुलिस में आपको रियल टाइम एक्शन, रियल टाइम कार्रवाई और उसका तत्काल रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। कई बार आपको अपनी प्राथमिकताओं को नीचे रखना पड़ता है। जो करने का सोचते हैं, आपराधिक मानसिकता रखते हैं, उनको भोपाल पुलिस का क्या मैसेज है? अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे मान के चलना चाहिए कि पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। सर ऐसा कोई क्राइम जिसको देख के आप भी डिस्टर्ब हो गए हो? एक घटना हुई थी, जब गए तो किसी अनजान व्यक्ति ने तीनों की हत्या कर दी उस कमरे में, एक ही कमरे में, और वो घटना बड़ी सनसनी थी। इसका क्या पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं? नमस्ते, आप सबका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। क्या आपको पता है पुलिस कमिश्नर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है? पुलिस कैसे अपने डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करती है? और किसी भी बड़े इवेंट में पुलिस की क्या खास प्रिपरेशंस होती है? इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम 2003 बैच, श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी से। इस पॉडकास्ट में हमने उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर तो क्राइम, लॉ और काफ़ी सारे नए नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है। इसलिए इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर आखिरी तक देखिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल पॉडकास्ट के लिए हमें प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्पॉटलाइट स्टोरीज़। आपका स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपसे काफ़ी कुछ पुलिसिंग के बारे में आज जानकारी ले पाएंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके थोड़े बचपन के बारे में अगर बात करें तो कैसे आपकी स्कूलिंग हुई और कैसे ये आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र रहा? मैं मूलतः सिवान एक जगह है बिहार में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे प्रारंभिक तौर पे जो ख़ास तौर पे सिवान में, और हमारा जो गांव है ख़ास तौर पे, वहाँ पे हमने शुरुआती जो पढ़ाई की थी वहाँ पर की थी। गांव में जैसे कि हम परंपरागत तौर पे गांव में जाते हैं तो वहाँ पर एक जो पुराने जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो और आज से अगर हम अगर बात करें इतने साल, लगभग 3-4 दशक पूर्व की, तो उसमें थोड़ा सा अलग था। अब चूँकि आधुनिक तरीके पर देखें, तकनीक का प्रसार ज़्यादा हुआ है, आधुनिक जगह पे संसाधन बढ़े हैं, तो उन जगहों पे एक शिक्षा संबंधी जो बहुत सारी जो परंपरागत तौर पे था उस तरह की सुविधाएं थी। लेकिन मैं मानना चाहूँगा कि उस समय भी परंपरागत तौर पे जो शिक्षा व्यवस्था में, खास तौर पे शिक्षकों के प्रति अगर हम देखेंगे तो शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। शिक्षकों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तकनीक के आ जाने के कारण अब वह जानकारी कई माध्यमों से प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी उन जानकारियों को कई माध्यम से नेट पर सर्च कर सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है, कई दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के सर्च कर सकता है। लेकिन उस समय इस तरह की सुविधा नहीं थी। शिक्षक ही ज्ञान के एकमात्र स्रोत हुआ करते थे, और साथ पुस्तकों में जब हम पढ़ते थे, उनसे सुनते थे, तो उनसे काफ़ी एक हमारे जो शिक्षक थे, बड़े एक सशक्त टीम थी जिनका हमें मार्गदर्शन मिला। गांव के अलग अलग हिस्सों के थे, अलग अलग दूसरे गाँव के थे। और जब हम एक अच्छे शिक्षकों को देखते हैं तो न सिर्फ पढ़ते हैं, बल्कि उनके जीवन के बहुत सारे चीज़ों को गुनते भी हैं, उनको लेकर के जीवन में आत्मसात भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अच्छा, एक सुनहरा अनुभव था, एक सुनहरी यादें थीं जो हम लोगों ने लेकर के आगे बढ़े। और ख़ास तौर पे जब आगे मैं बढ़ा तो सिवान जो कि हमारा ज़िला था, वहाँ से मैंने 12th तक की, आगे की 12th की पढ़ाई की, और फिर बाद में मैं BHU चला आया। अच्छा। बाद में जो BHU उधर के उस इलाके में अगर देखेंगे तो सबसे बड़े जो शैक्षिक संस्थान हैं उसमें BHU है, पूरे देश में उसका स्थान है। लेकिन उस इलाके में ख़ास तौर पर जो हम लोग एक एग्ज़ाम के तरह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जिसके माध्यम से जाते थे, और उसमें एक पढ़ाई का काफ़ी अच्छा माहौल होता था। उसमें काफ़ी एक बड़ी ख्याति थी उस यूनिवर्सिटी की, हालांकि वो आज भी है, लेकिन उस दौरान विशेष तौर पर थी। और अभी बहुत सारे जो शिक्षा के अलग अलग मानक, अलग अलग मापदंड, अलग अलग संस्थाएं खुली हैं, लेकिन उसमें कुछ गिनी चुनी संस्थाएं होती थी जो शिक्षा के लिए माना जाता है कि यहाँ अगर हम जाते हैं, यहाँ अगर हमें प्रवेश भी मिल जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हम एक अच्छी संस्था में पढ़ रहे हैं, हमें एक भीतर से गर्व लगता है, एक अच्छा माहौल मिल जाता है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की।
वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में कुछ दिनों के लिए एडमिशन लिया, लेकिन इस एडमिशन लेने के लगभग 5-6 महीने के बाद फिर मेरा चयन हो गया दूसरी अन्य सेवाओं में। पहले मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुआ, फिर मेरा भारतीय रेल यातायात सेवा जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस थी, फिर उसमें मेरा चयन हुआ। फिर उसमें कुछ दिन काम करने के बाद फिर मेरा भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ। तो फिर बाद में चयन होने के बाद मैंने छोड़ दिया था, तो वहाँ से आगे एमफिल की पढ़ाई मैंने नहीं की पूरी, लेकिन बहरहाल अलग अलग संस्थाओं में रहने का मौका मिला। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह के विद्यार्थियों से, अलग अलग मित्रों से एक सहयोग प्राप्त हुआ, उनके साथ बेहतर सामंजस्य मिला। अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक माहौल को देखने का मौका मिला। तो इन सारी चीज़ों से आप सीखते हैं। जब आप एक नए परिवेश में जाते हैं, एक नए माहौल में जाते हैं, तो आप जीवन को, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, ज़्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं, और ये चीज़ें आपको आपके अनुभव को समृद्ध बनाती हैं। सर, उस समय का सीवान कैसा था? क्योंकि बिहार के बारे में तो हम काफ़ी कुछ किस्से सुनते ही है, और उस जो दौर आपने देखा होगा, तो क्राइम और ये सब चीज़ों में भी उस समय पे वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस था ये सब चीज़ों का। देखिए, बिहार जो है एक परंपरागत तौर पर हम देखें तो एक बड़ी समृद्ध भूमि रही है। यहाँ पर आप बड़ी से बड़ी ग्रंथों की बात कर लें, चाहे पाणिनि की बात कर लें, चाहे पतंजलि के युग सूत्र से लेकर आर्यभट्ट से लेकर के जो बड़ी से बड़ी जो रचनाएं थीं, चाहे गुप्त काल में जो बड़ी बड़ी रचनाएं हुई, चाहे ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें तो मौर्य काल में चाणक्य और अशोका जैसे लोगों की हम बात करें, तो एक हर विषय में, हर विधा में एक शीर्षस्थ व्यक्ति वहाँ से दिया है। और हम बात करते हैं, जब अगर बिहार की बात करें तो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ काफ़ी समय, तो मैं अगर मगध की बात करें तो उस काल में जब हम पढ़ते हैं उस इतिहास को, तो देखते हैं कि मगध में ख़ास तौर पे जो उसकी संरचना थी, वहाँ पे जिस तरह के खनिज थे, जैसे कि जिस तरह से वहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता था, तो लोहा पाए जाने के कारण हथियार सबसे पहले बने। लोहा में समृद्ध होने के कारण वहाँ पे हथियार में लोहे का प्रयोग विशेष तौर पे हुआ। वहाँ पे गंगा के आसपास के इलाकों में खास तौर पे मिट्टी उपजाऊ होती थी। वहाँ परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा थी, नदियों के माध्यम से परिवहन हो सकता था, इसलिए व्यापार व्यवसाय बढ़ा, वाणिज्य की गतिविधियाँ बेहतर हुई। वहाँ पे सेनाएँ बनी। वहाँ पे आसपास के इलाकों में जंगल था, तो वहाँ जंगल से हाथी मिल जाते थे। तो इसके कारण हाथियों का एक बड़ा, जैसे कि खास तौर पे जो युद्ध का जो समीकरण बदला, जो इक्वेशंस बदले, वो घोड़ों के बाद में आने पर उससे काफ़ी चीज़ें बदली। लेकिन खास तौर पर उनका प्रसार पहले भी होता था, लेकिन उनका जब प्रचलन बढ़ गया, लेकिन प्रारंभिक तौर में सेना का सबसे जो सशक्त माध्यम माना जाता था, हाथी माने जाते थे। हाथियों का काफ़ी एक वर्चस्व था प्रारंभिक तौर पे जो युद्ध होते थे, तो उसमें हाथी काफ़ी बड़ी संख्या में उधर पाए गए। तो इन सब के कारण उस पूरे इलाके की जो भौगोलिक संरचना थी, उस भौगोलिक संरचना के कारण वो काफ़ी समृद्ध तरीके से वो विकसित हुआ, और काफ़ी लोगों ने आगे बढ़ कर के वहाँ अच्छे ढंग से उसको विकसित करने में कई वहाँ पे हुए, चाहे साहित्य में, संस्कृति में, चाहे अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, हर तरह की गतिविधियाँ में बिहार का समृद्ध रहा। लेकिन समय के साथ अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जनसंख्या का बोझ बढ़ने के बाद किसी भी समाज में जब उस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, तो वहाँ पर वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो कई बार एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रभावित करती हैं समाज को। अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो कृषि में खास तौर पर जनसंख्या का बोझ वहाँ बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास न होने के कारण ऐसे में कई बार अपराध संबंधी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं किसी भी समाज में। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बीच में उतार चढ़ाव के समय रही हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो विद्यार्थी भी निकलते हैं, जो स्टूडेंट्स भी निकलते हैं, बाकी भी काफ़ी श्रम के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। सर, मैं तो बहुत आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जब हम आप पे रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक फ़ोटो में आपका घर भी दिखा है, इसमें इमेज डाली है किसी ने। तो ऐसी जगह से निकल के आपने ये सब, ना कोई कोचिंग ना संसाधन इतने हुआ नहीं करते थे उस दौर पे, बट आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आपने क्या हमेशा से ये था कि आईपीएस ऑफिसर बनना है आपको? ये मुख्य तौर पे जो परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में आधुनिक काल में बात और ज़्यादा सही है, क्योंकि आप संचार के माध्यमों के कारण किसी भी संसाधन के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ज़्यादा संसाधनों से ज़्यादा आपके मनोबल की ज़रूरत पड़ती है।
अगर मनोबल हम लोग जब पढ़ते थे, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हों, चाहे ख़ास तौर पर हम अगर आगे के दिनों में जब मैंने पढ़ा, मेरा अनुभव है कि जो साथ के जो लोग थे जिन्होंने भी सही तरीके से प्रयास किया, जिन्होंने पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, वो सारे लोग बेहतर ढंग से चयनित हुए, मनोवांछित जगह पे वो गए भी। जरूरी नहीं कि सो सिविल सेवा में बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो अच्छे प्रोफेसर बने, उन्होंने अच्छी जगहों पे अच्छे विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई। उसी तरह से बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो विभिन्न दूसरी सर्विसेज में अलग अलग जाने की इच्छा थी, कुछ लोगों की सेना में जाने की इच्छा थी, कुछ लोगों की पुलिस में जाने की इच्छा थी। तो सभी लोगों ने अपने मनमाची जगह पे पहुंचने में सफलता पाई। यानी कि संसाधनों से ज़्यादा व्यक्ति के मनोबल की जरूरत पड़ती है। एक ही संसाधन, एक ही 24 घंटा वो सबके लिए उपलब्ध रहता है। एक ही समान संसाधन में बहुत सारे हजारों युवक के रहते हैं जिनके पास संसाधन लगभग एक ही होते हैं। लेकिन इस चीज़ में जो चीज़ अंतर लाती है कि आप कितनी दृढ़ता से उस चीज़ को अनुसरण कर रहे हैं, कितनी दृढ़ता से आपने फैसला किया है और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। ये सारी चीज़ें अंतर तय करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी क्षेत्र में ये बात सही है, लागू होती है। अगर आप सही मनोयोग से प्रयास करते हैं तो बाकी छोटा कस्बा होना, बड़ा कस्बा होना, महानगर होना, थोड़ा संसाधन ज़्यादा होना, कम होना किसी शहर में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि अब आधुनिक संदर्भों में तो जिस तरह मीडिया का जिस तरह प्रसार हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया और जिस तरह प्लेटफॉर्म पर माध्यम से सूचना का विस्फोट हुआ है, सूचना का जिस तरह से प्रस्फुटन हुआ है, सूचना जिस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं जितने माध्यमों से, तो अब ये बात और बेमानी हो गई कि अब तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। यह बात सही है कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं किया, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका कारण ये था कि प्रारंभिक तौर पर मुझे जो किताबें चाहिए थी, जो हमारे आसपास के हमारे मित्र थे, हमारे जो शिक्षक थे, हमारे जो गुरुजन थे, एक समान तौर पे आपको उस चीज़ का पता लग जाता है। आप देख लेते हैं कि इतनी चीज़ें पढ़नी हैं, आप उन प्रश्नों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि हम पढ़ के कर सकते हैं। और उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन चीज़ों का हम अगर सही ढंग से अनुसरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं हैं। आप आसानी से इन चीज़ों को करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बट सर, आप एकेडमिक्स में तो हमेशा से अच्छे ही रहे होंगे। हम इसके बारे में कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन हाँ, पढ़ने में अभिरुचि थी जी। पढ़ने में एक बड़ी स्वाभाविक तौर पे रुचि थी। और जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मैं अखबारों में भी लिखता था, कई पत्रिकाओं में भी लिखता था। विभिन्न तरह के जो क्विज प्रतियोगिताएं थी उसमें मेरी बड़ी हॉबी थी, शौक थी, मैं काफ़ी क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि शहर में उन दिनों जितने भी प्रतियोगिताएं होती थी, शायद ही कोई प्रतियोगिता मुझे पता लगे और मैं न पहुंच जाता हूं, तो शायद एक शौक की तरह हो गया था। और जब आप पढ़ाई से जुड़े हुए इन सारे चीज़ों को एक साथ करते हैं, आप सारे उन चीज़ों में लगे रहते हैं जो आपके किसी आपके अकादमिक व्यक्तित्व को बेहतर करती है। जैसे कि आप विभिन्न तरह के जो डिबेट्स होते हैं, विभिन्न तरह के जो एक्सटेम्पर्स होते हैं, इलोक्यूशंस होते हैं, जो संवाद वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती है, आप उसमें भाग लेते हैं। आप विभिन्न तरह के क्विज प्रतियोगिताओं में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ी चीज़ों को, और ख़ासतौर पे सिविल सेवा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं। जब आप पढ़ते हैं, जब बोलते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो आप उस पर चिंतन भी करते हैं, आप उस पर सोचते भी हैं और उन चुनौतियों के लिए अपने को तैयार भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और सिर्फ हम पढ़ने के बजाय बेहतर है कि हम पढ़ाई के जुड़े जो अन्य जो उसके सहोदर और धाराएं हैं, जो उसके साथ की अन्य समानांतर धाराएं हैं, उन धाराओं पर भी काम करें। और हम अच्छा पढ़ना, लिखना, गुनना, चर्चा करना, अपने मित्रों के साथ उस पर परिचर्चा करना, वो भी चीज़ें इतनी ही ज़रूरी हैं। और धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और सही मन से हम प्रयास करते हैं, तो चीज़ें जो आप सोचे रहते हैं, जो लक्ष्य आपका हो, आसान हो जाता है। सर, कितने अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्रैक किया था? यूपीएससी में पहला जो था, बीच में मैंने दूसरे प्रयास में मैं रेलवे ट्रैफिक में था, फिर बाद में मैं इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद मेरा सिविल सेवा में, भारतीय पुलिस सेवा में चौथे प्रयास में हुआ। लेकिन इसके पहले मैं और दूसरे सेवाओं में मेरा चयन हो चुका था। सिविल सेवा में भी मेरा भारतीय यातायात सेवा में पूर्व में चयन हो चुका था। ओके। सर, एक
कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी भी सिटी के होने के नाते उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात करें या किसी भी पुलिस अधिकारी की बात करें तो जब एक पुलिस अधिकारी के तौर पर देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में एक बेहतर कानून व्यवस्था रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसी सार्वजनिक महत्व की चीज़ है, सार्वजनिक महत्व की घटना है जिसका अच्छा या बुरा होना आम व्यक्ति को प्रभावित करता है। किसी शहर में अगर लोग आते हैं, किसी शहर में अगर शांत है, इस तरह की घटनाएं नहीं होती, तो लोग वहाँ न सिर्फ रहना चाहते हैं बल्कि वहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ बसना चाहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ उससे शहर का जो ग्राफ होता है बढ़ता है। अब विभिन्न तरह के आप शहरों में देखेंगे, अब आप शहरों का जब किया जाता है, इवन अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 2-3 चीज़ों पे राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो बात की जाती है और जिसमें मध्य प्रदेश की पहचान है, उसमें मध्य प्रदेश की पहचान एक जैसे है कि सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर है, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा है, शांत है और साथ साथ सबसे ज़्यादा ये भी है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है, सबसे ज़्यादा इसके जो प्रदेश है सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रदेशों में से एक है। तो इसके कारण ये है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर पुलिस की सक्रियता काफ़ी है। पुलिस ने लगातार यहाँ पर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है, लगातार उनके खिलाफ कड़ा अभियान जारी रखा है और इसका एक बड़ा सकारात्मक असर रहा है। जहाँ तक ड्यूटी की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, साथ ही साथ अपराधों को आप शून्य स्तर पर तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ उसको कम किया जा सकता है। कड़ी कार्रवाइयों से अपराधियों में एक भय का संचार हो सकता है, चाहे इस बात से कि पकड़े जा रहे हों या इस बात से कि वो बच नहीं सकते, यह अपराधों को रोकती है। अगर एक अपराधी को यह हो जाए कि वो पकड़ा नहीं जाएगा तो उसका हौसला बढ़ जाता है और दूसरे कई इस तरह के अपराधों को अंजाम दे देता है। दूसरी तरफ कई ऐसा अपराधी जो अगर उसको लगे कि हम पकड़ा जाएंगे, खासतौर पर उसको ऐसा लगता है कि या पकड़ा गया या सज़ा मिली हमारी कानूनी प्रक्रिया से, तो ऐसे 10 अपराधी जो सोच रहे होते हैं कि ऐसा अपराध करना, उनके हौसले पस्त होते हैं। तो यह एक लगातार संतत एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और इसमें पुलिस की सख्ती से, सक्रिय कार्रवाई से और तत्काल उसमें जो फैसले होते हैं, ख़ासतौर पे उसमें जो सजाएं मिलती हैं हमारी न्यायालयों के द्वारा, उससे एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशाएं तय होती हैं। ख़ासतौर पे अपराधियों के हौसले गिरते हैं और हम जानते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके 4 हिस्से हैं, उसमें पुलिस भी एक है। जैसे पुलिस एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह उसका प्रोसिक्यूशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह से उसका जेल जो है, जेल भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह हमारी अदालतें जो हैं वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन सबके समन्वय से हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनता है, तो पुलिस को उनके बीच में एक उचित समन्वय रखना चाहिए। कमिश्नरेट में, किसी भी कमिश्नरेट में इस बात का भी रहता है कि आप न सिर्फ एक अच्छा समन्वय रखें बल्कि साथ साथ जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ जो करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है, उन जिम्मेदारियों के माध्यम से अपराधियों को चिन्हित करना और उन पर तत्काल प्रतिहतात्मक कार्रवाई करना भी पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका को तय करती है। तो यह एक देखें तो पुलिस की जिम्मेदारियों के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसके कार्रवाई से असर भी पड़ता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, अगर हम अपराधों की बात करें तो अगर भोपाल में हम बात करें तो ख़ास तौर पे अगर हम 22 और 23 की बात करें तो 23 में कार्रवाइयाँ जो हुई तो उसमें लगभग 42% हत्याओं में कमी आई, लगभग 35% के आसपास 307 जैसे मामलों में कमी आई। तो आप जब कार्रवाई करते हैं खासतौर पे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपराधियों को, तो उसमें कई बार इनके कारण बड़े अपराधों में कमी आती है। सर, ऐसे अपराधी जो करने का सोचते हैं, आपराधिक मानसिकता रखते हैं, उनको भोपाल पुलिस का क्या मैसेज है? चाहे अपराधी कहीं भी हो, कोई भी अपराध करे, वो कितने ही सतर्कता बरते, यह तय है कि वो कुछ न कुछ सबूत, कुछ ऐसे पदचिन्ह अपने छोड़ जाता है, ऐसे कुछ फुटप्रिंट उसके बच जाते हैं जिसके माध्यम से पुलिस उस तक पहुंच जाती है। और ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों ने तत्काल इस तरह की घटना की, हो सकता है कुछ दिन तत्काल न पकड़े गए हों, लेकिन समय के साथ वो पकड़े गए और सब पर पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित की। तो अपराधी अगर अपराध करता है तो उसे मान के चलना चाहिए कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यह अवश्यंभावी है कि वह पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, कड़ी कार्रवाई होगी उन पर। अधिकतम जो कड़ी कार्रवाई है पुलिस सुनिश्चित करती है और अपराधी करके उस अपराध से बच नहीं सकता, उस पर कार्रवाई यत्ता है कि 100% कार्रवाई होगी। और इस तरह की पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, बल्कि अगर आप सही तरीके से करते हैं तो कई बार पुराने मामले भी कई उसमें मिल जाते हैं। तो अगर हर मामले में अपराधी लगभग पकड़ा जाए, उसमें उसे सज़ा हो,
तो इस तरह के बड़े अपराधों में कमी भी आती है। सर, काफ़ी अपराधियों के घरों को भी बुलडोज कर दिया गया था, काफ़ी कड़ी कार्रवाई करी थी पुलिस ने उसके ऊपर में। इंदौर में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई थी। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ खास तौर पे इसमें बड़ी पुलिस की प्रहार हुआ था और उसका एक बड़ा सकारात्मक असर रहा। हालांकि ये कार्रवाई जो थी सिर्फ पुलिस की एक तरफा कार्रवाई थी, एक संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें नगर निगम की टीम भी थी, जिले की प्रशासनिक टीम भी थी और उसमें खास तौर पे उन अपराधियों के अतिक्रमण को तोड़ा गया था जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था। धीरे धीरे ऐसे लगभग 200 से ज़्यादा अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई थी और उन कार्रवाइयों का अगर हम देखें तो एक बड़ा ही सकारात्मक असर पड़ा। बड़ी संख्या में जो बड़े अपराध हैं, खासतौर पे जो ऐसे अपराध जो कि गंभीर हैं, उसमें कमी आई थी और उसके कारण लोगों में, एक आम जनता में पुलिस के प्रति जो विश्वास था वो बहुत गहन हुआ था। काफ़ी उसमें लोगों का विश्वास पुलिस में बढ़ा था। सर, बीइंग अ भोपाली, मैंने तो भोपाल में ऐसा टाइम में देखा है जब गाड़ियाँ नहीं होती थी रोड पर। आज जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। MP नगर चले जाओ या कोई भी एरिया में चले जाओ, पार्किंग का भी एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है। पुलिस इसके लिए सर क्या कर रही है कि ट्रैफिक को प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए? यातायात की समस्या है, लेकिन अगर हम जिक्र करें अन्य महानगरों पर तो हम कह सकते हैं कि अभी भोपाल में काफ़ी बेहतर स्थिति है। लेकिन अगर आप चले जाएं भारत के किसी भी शहर में, किसी भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और वहाँ के लोगों से पूछें कि उस शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसमें मुझे लगता है कि 90 से 95% शहरों में लोग वहाँ के यातायात को एक बड़ी सबसे बड़ी चुनौती मानेंगे। आज का बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है किसी भी शहर की, तो ये भोपाल के लिए भी सही है। और अगर हम जिक्र करें तो जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ी है, जिस तरह से चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस इसके लिए कई अवसरों पर काम कर रही है। खासतौर पे शहर के जो बाहरी भाग हैं उस पर सिग्नल लगाने के लिए उनका इस स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें नगर निगम के साथ उसको चिन्हित किया जा रहा है। उन जगहों पे पुलिस आने वाले दिनों में जब सिग्नल लगने हैं, साथ ही साथ अभी शहर में जो मेट्रो का कार्रवाई चल रही थी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी। साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे ओवर ब्रिज बनेंगे, अंडर पासेज बनेंगे, तो उसके कारण भी हमारी ट्रैफिक यातायात की जो आने वाली चुनौतियां हैं वो कम होगी। बहरहाल वर्तमान जो संसाधन है उसको देखते हुए अभी हाल के दिनों में पुलिस में लगभग 150 से ज़्यादा यातायात पुलिस के जवान दिए गए हैं। वह जो जवान हैं वो यातायात को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें विभिन्न तरह की पुलिस बड़े अभियान भी चलाती है। खासतौर पे हेलमेट को लेकर के, शराब के नशे को लेकर के जो वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग को लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है और इन कार्रवाइयों से निश्चित तौर पे लोगों में ट्रैफिक को लेकर के एक जागरूकता आई है। साथ ही साथ पुलिस स्कूल कॉलेजेस तक भी जाती है, जहाँ बच्चे जब किशोरावस्था से जब युवावस्था में कदम रख रहे होते हैं और उनको यातायात नियमों की जानकारी के बारे में उन्हें बताना होता है या जागरूक करना होता है, तो पुलिस ने एक खास तौर पे लोगों को जागरूक करने का स्तर पर भी काम शुरू किया है। सर, क्या पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं? सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे अगर आप निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं, पारदर्शिता से कार्रवाई करते हैं, आप गुणवत्ता के आधार पर करते हैं, फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि के पास जब कोई व्यक्ति जाता है और वो उसका कोई कार्यकर्ता भी हो सकता है या कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है, तो जनप्रतिनिधि के नाते अपनी बातों को कह सकता है। तो कई बार जनप्रतिनिधि उन मुद्दों को उठा सकते हैं, वो उनको उन बातों को कह सकते हैं, लेकिन आज के समय में अधिकांश जनप्रतिनिधि इतने संवेदनशील हैं कि अगर आप सही तथ्यों को उनके सामने रखेंगे तो इसमें आप किसी तरह का दबाव नहीं, कई बार उसे सूचना के एक माध्यम के रूप में लेना चाहिए। कई बार घटनाएं होती हैं, घटनाओं का आपको दूसरा पक्ष मालूम नहीं रहता, उन घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, तो आप दूसरा पक्ष भी उससे समझ पाते हैं। और सही फैक्ट मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी अगर आप सही पक्ष रखते हैं या सही तथ्यों को रखते हैं जिसकी जानकारी कई बार उन्हें नहीं होती, हर व्यक्ति अपना ही एक पक्ष को जोड़ दे करके कहता है, तो उसमें कोई अनपेक्षित दबाव की बात नहीं है। पुलिस में पुलिस एक अगर पारदर्शिता और निष्पक्षता से जहाँ भी काम करती है वहाँ किसी भी तरह के ना तो कोई दबाव होता है और ना उसे दबाव किसी तरह का महसूस होता है। सर, एक सुसाइड के लिए आपने वो चलाई थी काफ़ी टाइम से और उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज के समय में अगर हम किसी भी शहर की बात करें तो शहरों में जितने होमिसाइड से जितने लोग जान गंवाते हैं उससे लगभग 4 से 6 गुना लोग सुसाइड से जान गंवा देते हैं।
और समान तौर पर देखें तो अपराध की दृष्टि से शायद बहुत महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन खासतौर पे युवा शक्ति के माध्यम से देखें, हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हैं और इन घटनाओं का सबसे ज़्यादा शिकार भी ये युवा ही होते हैं। तो ऐसे में पुलिस की एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दें। अगर किसी शहर में 50 मर्डर्स हो रहे हैं, 50 घटना, तो पुलिस बहुत जागरूक रहती है, लेकिन अगर 300 सुसाइड्स हो जा रहे हैं, 400 सुसाइड्स हो रहे हैं, तो शायद ध्यान हमारा नहीं जाता है जी। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस पर फोकस किया, लगातार लोगों को काउंसलिंग की, लोगों के पास पहुंची, स्कूल कॉलेजेस में गए, वहाँ इंटरेक्ट किया, वहाँ पे उनको काउंसलिंग कराया जो भी लोगों को ज़रूरत थी। तो इससे एक सकारात्मक असर पड़ा, सकारात्मक माहौल बना, क्योंकि सुसाइड हमेशा एक तत्कालिक मनोभाव होता है, यह कोई अस्थाई भाव नहीं होता है, लेकिन ये समय के साथ किसी व्यक्ति में धीरे धीरे पनपता है और कुछ क्षण के लिए बहुत ही एक गहन उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो घटना कुछ समय के लिए होती है। अगर व्यक्ति उस दर संभल जाए तो शायद वो मनस्थिति से बाहर निकल जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार लोग जो इस तरह का प्रयास करते हैं, जब थोड़ा सा बच जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो डॉक्टर से बार बार बचाने की बात करते हैं, कि बचाने की कोशिश करते हैं, उससे गुहार लगाते हैं। तो यह एक अस्थायी मनोवृत्ति नहीं है, लेकिन यह है कि अगर हम इनको पहचान सकें, इनको चिन्हित कर सकें, सही समय पर मार्गदर्शन दे सकें, और ख़ासतौर पे युवाओं को लेकर के जब वो कई तरह के मनोभावों से उथल पुथल से गुजर रहे होते हैं, तो इससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। और अगर हम देखें तो इससे पुलिस ने इस मुद्दे पर काफ़ी जगहों पे काम किया है, कई जगहों पे पुलिस ने काफ़ी बेहतर काम किया है, और इससे हज़ारों युवकों को इस मनस्थिति से बाहर भी तो क्या उसमें होता है सर, कैसे पुलिस हेल्प कर पाती है? समान तौर पे पुलिस के पास जो इस तरह की शिकायतें आती हैं, इस तरह के जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उसके माध्यम से डॉक्टर्स की टीम के साथ उनको काउंसिल कराया जाता है, उसको उन बातों को समझा जाता है, उनको ज़रूरी उनको जानकारियाँ और उनको सलाह दी जाती है, और उस काउंसलिंग से बहुत असर पड़ता है। समान तौर पर व्यक्ति जब चारों तरफ से अकेला महसूस करने लगता है, कई बार उलझन में फंस जाता है, तो उस तरह की घटनाओं को लेकर के पुलिस कई बार उस मनोस्थिति को समझने की कोशिश करती है और उसको काउंसिल करती है, उससे अंतर पड़ता है। हालांकि इसमें एक नया पहलू भी जुड़ा है। हम सुनते हैं कि कई बार डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं, कई बार व्यक्ति ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स में ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन लोन के जो एप्लीकेशन हैं, उसके चक्कर में पड़कर कई बार सुसाइड की घटनाएं आती हैं संज्ञान में। तो उसमें भी हम लोग जो ख़ास तौर पे पुलिस के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, उसमें इस बात का हम लोग फोकस करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि लोग इस तरह की परिस्थितियों को समझें, पहले से जागरूक रहें, और पहले से जागरूक होंगे तो इन घटनाओं को टाला जा सकता है। तो सर कौन से सिटी से आपने स्टार्ट किया था? सबसे पहले मैंने जबलपुर में शुरू किया था। और तब आप एसपी थे वहाँ? हाँ, मैं जबलपुर में एसपी था। वहाँ पे कुछ घटनाओं ने हुआ था, उसमें जबलपुर पूरे देश में पहले नंबर पर था इस तरह की घटनाओं में। तो उन आंकड़ों से काफ़ी हमें लोगों की चिंता हुई थी, और एक सामाजिक जिम्मेदारी के मद्देनज़र पुलिस ने जो हेल्पलाइन शुरू की थी वो काफ़ी सफल रही। उससे हज़ारों की संख्या में ऐसे कुछ अगले 3 सालों में उन घटनाओं को रोका गया। फिर ग्वालियर में भी ये शुरू की गई थी, फिर इंदौर में भी शुरू की गई थी। अब एक राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को देखते हुए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, और ख़ास तौर पे सुसाइड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की तरफ से इस तरह की हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो कि कॉल करने पर हमें इस तरह का काउंसलिंग उपलब्ध कराती है। काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव लगा सर ये, मतलब काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, अभी इसको इस मुद्दे को एक बड़े स्तर पर, ऑर्गेनाइज ढंग पे बड़े स्तर पर लिया गया है, और इसमें काफ़ी उस हेल्पलाइन से युवाओं को फ़ायदा भी हो रहा है। बढ़िया सर। सर कोविड का टाइम तो हम कभी भूल नहीं सकते। एक ऐसा टाइम था मतलब जिसमें कोई बाहर नहीं निकल रहा था, बट एक पुलिस ऐसी थी जो हमारे लिए मदद के लिए हमेशा खड़ी थी। खुद इतने एक्सपोज थे वो इन्फेक्शन से, बिना अपने इसका मतलब जहाँ परिजन खुद ही बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे अपने फैमिली वालों के, बट पुलिस वालों ने भी काफ़ी कुछ इसमें किया, उन्होंने ही आखिरी राइट्स किए उनके। तो इससे एक परसेप्शन काफ़ी बदला पुलिस को लेके। वो टाइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय मैं इंदौर में था, और ये बिल्कुल सही है कि उस समय घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हर व्यक्ति अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, जीवन के बारे में भी और परिस्थितियों के बारे में भी, क्या आने वाला है, कल कैसा होगा, इस बारे में। ख़ास तौर पे अगर चिकित्सा के हिसाब से भी देखें तो एक प्रयोगों का दौर चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, उतना वक्त नहीं था किसी के पास कि उन दवाओं का ट्रायल करके हम समझ सकें। तो इससे अनिश्चित था, लेकिन पुलिस ने निश्चित तौर पे उसमें बहुत मेहनत से काम किया, और अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जवान उसमें
अपने जो सर्वोच्च बलिदान है जवानों ने हमारे दिया। इसका एक बड़ा कारण था कि वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज जो ग्रुप था उस समूह में पुलिस की श्रेणी थी। तो हमारे जवानों ने बढ़ कर के न सिर्फ लोगों तक पहुँचे, कई बार घरों तक तो गए ही, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, दवाओं उपलब्ध कराई। कई बार एक जिम्मेदारी है जो पुलिसिंग के अलग हट करके, जो कानून व्यवस्था और बाकी चीज़ों से हट करके एक सामान्य जो मानवीय पक्ष होता है पुलिस का उभर के आया। वहाँ हमें याद है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे आते थे जो कि पैदल आते थे कई जगहों से शुरू में, क्योंकि परिवहन की समस्या थी, कई छोटे छोटे चुनौतियाँ थीं। उसमें बहुत सारे लोगों के पास जूते चप्पल भी नहीं थे, ऐसे कुछ संज्ञान में थे। तो वहाँ मुझे याद है कि उसमें इंदौर पुलिस ने खासतौर पे अपनी तरफ से लोगों के लिए इस तरह के शूज और जूते बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए थे। सभी लोगों को भोजन उस पूरे कोविड के बड़े दौर में महीनों पुलिस ने उपलब्ध कराए थे अपने संसाधनों से। तो लगातार पुलिस का एक मानवीय पक्ष उसमें बड़ी उज्ज्वलता के साथ प्रखर हुआ था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। और अगर हम पूरे देश में भी संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो पुलिस के बारे में लोगों की धारणा की अगर हम बात करें तो वो एक सर्वोच्च स्तर पर था। चेंज हुआ है समान स्तर पर लोगों ने जिस तरीके से पुलिस ने मानवीय पक्ष को कराया। हमें याद है कई घटनाएं जिसमें कई बार लोगों के पास गैस के सिलेंडर्स ख़त्म हो रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ख़त्म होते थे और लोग पुलिस को फ़ोन करते थे कि हम कुछ घंटों के मेहमान हैं या फला व्यक्ति जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पे चला जाएगा। तो पुलिस ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लोगों को ले आकर के, हमें याद है कुछ घटनाएं जिन्हें मैं जानता हूँ कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, मास्क उपलब्ध, ऑक्सीजन सिलेंडर तक लोगों को ले गई, दवाइयाँ उपलब्ध कराई। बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आते थे जो दूसरे देशों में फंसे हुए थे, NRIs थे और उनके बुजुर्ग माँ बाप अकेले घरों में थे। पुलिस ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया, उनके दवाइयों को पहुंचाया, उनकी जो सामान्य जो छोटी मोटी ज़रूरतें थी दैनंदिन उसमें मदद की। तो यह एक पुलिस ही नहीं, बाकी हम मानेंगे कि और भी कई एजेंसीज ने, इसमें नगर निगम की टीम थी, बाकी प्रशासनिक टीम थी, सभी लोगों ने किया। लेकिन पुलिस ने भी अपनी क्षमता से आगे बढ़ करके और अपनी जिम्मेदारियों से आगे जा करके इसमें एक अपूर्व योगदान दिया। और निश्चित तौर पे पुलिस की जो ख़ास तौर पे उसकी एक विश्वसनीयता जो है वो भी उच्चतम स्तर तक पहुंची। सर, आपका इतने लंबे सर्व में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपकी कौन सी जगह पे थी पोजीशन? आप इसमें ख़ास तौर पे चुनौती ऐसी है कि हर जगहों पर कुछ चुनौतियां रहती हैं और पुलिस में चुनौतीपूर्ण सेवा का नाम ही पुलिस है और इसमें बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे जब मैं बालाघाट में काम किया तो वहाँ नक्सल समस्या चुनौतीपूर्ण थी। जब मुझे वहाँ पर नक्सली क्षेत्र में पुलिस ने काफ़ी, हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसमें काम करने का मौका मिला। जब खंडवा में गया तो वहाँ पे थोड़ी सांप्रदायिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, सांप्रदायिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। जबलपुर में भी खासतौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम और सांप्रदायिक समस्या वहाँ पे महत्वपूर्ण है, काफ़ी पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ग्वालियर में जो गंभीर अपराध हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कई बार जो सीमावर्ती ज़िले हैं और सीमावर्ती जो प्रदेश है उससे कई ऐसे गैंग्स और ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनसे जुड़े हुए आपराधिक तत्व आते रहते हैं, तो वहाँ पर एक समस्या थी। ख़ास तौर पे जब हम इंदौर में देखते हैं तो वहाँ भी ऑर्गेनाइज क्राइम और बड़ी संख्या में जो साइबर क्राइम है, ख़ास तौर पे उस तरह की चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, अपराधों की संख्या कम है, बल्कि हम अगर बात करें तो चारों जो बड़े यहाँ के महानगर हैं उन महानगरों में सबसे गंभीर अपराधों में सबसे कम अपराध भोपाल में है। लेकिन सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की चुनौती भोपाल में है। यहाँ पर जो विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आना होता है। तो साथ ही सुरक्षा के मापदंड और राजधानी होने के कारण कई प्रशासनिक चुनौतियाँ रहती हैं जो राजधानी होने के साथ अपने आप जुड़ जाती हैं। तो इन सारे मुद्दों के साथ हर जगह किसी भी जगह कोई स्थान को आप कम या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं मान सकते। उतनी ही चुनौती है, आपको उतना ही जागरूक रहना पड़ता है और साथ ही साथ उस चुनौती के स्वरूप को पहचानना जरूरी होता है कि किस एरिया पर फोकस करेंगे ताकि सही ढंग से उसका निदान कर सकें। सर, अभी आपने से बात करी कि भोपाल में VIP मूवमेंट और ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेरा क्वेश्चन इसी को लेकर था कि जैसे कोई कुंभ जैसा बड़ा आयोजन होता है या कोई VIP मूवमेंट होता है काफ़ी बड़ा, तो उसमें पुलिस क्या खास प्रिपरेशंस करती है? उसमें कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। ख़ासतौर पे इतने बड़े भीड़ का सही ढंग से उनका संचालन हो, किसी तरह का जाम न लगे, किसी तरह की भगदड़ न मचे, यातायात के प्रबंधन कैसे करें, पार्किंग को कैसे व्यवस्थित करें, लोग कैसे जो ख़ास तौर पे जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें कोई समस्या ना हो, कर्मचारियों का व्यवहार उनके साथ कैसे बेहतर रहे, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस काम करती है।
और अंततः इस जुड़े जुड़े छोटे से छोटे मुद्दे में भी पुलिस बड़ी बेहतर उसके लिए होमवर्क करती है, पहले उसकी लगातार मॉनिटरिंग करती है, तभी जाकर के ऐसे आयोजनों को सफल बना पाती है। सर, ऐसा कोई क्राइम है जिसको देख के आप भी डिस्टर्ब हो गए हो? ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, आप बड़े काम करते हैं, लेकिन हमें याद है कि एक घटना हुई थी जब मैं पहली पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापना थी, और पदस्थापना के ऐसे कुछ ही दिनों बाद एक घटना हुई थी जिसमें जब मैं घटनास्थल पर गया तो हमने देखा कि एक महिला जिनकी जो शिक्षिका भी थी, और घर में थे, उनके 2 बच्चे थे। अच्छा। और 2 बच्चे उसमें जिनकी उम्र 18 साल और 16 साल के आसपास रही, दोनों पढ़ाई करते थे, एक कमरे में लगातार पढ़ते थे, और अचानक जब गए तो किसी अनजान व्यक्ति ने तीनों की हत्या कर दी उस कमरे में, एक ही कमरे में। और वो घटना बड़ी सनसनीखेज था, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें हत्या की गई थी और घटना का जो जिस तरह से चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बेहतर ये रहा कि जब पता चला कि उन्हीं का एक, बाद में पुलिस उसकी घटना के तह तक पहुंची, और बाद में उसमें जो महत्वपूर्ण बात आई कि उन्हीं का एक व्यक्ति, एक रिश्तेदार जो घर में ही रहता था, एक किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर के उसने घटना कर दी। और ख़ास तौर पर पहचान को, छोटी सी घटना, उसने चोरी की घटना की, और चोरी की घटना देखने के बाद उसने आकर के कि उनकी पहचान न हो, उसने इस तरह की सोए में इस तरह की घटना कर दी। तो सोते समय तो कई बार वो व्यक्ति भी, उसकी उम्र 18-19 साल रही होगी। तो ख़ास तौर पर अगर देखें तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन घटना का स्वरूप तो था ही भयावह। ख़ास तौर पे घटना जिस तरीके से की गई थी उसमें तह तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अंततः घटना पूरी तरह सुलझ गई। लेकिन यह तय है कि इस तरह की घटनाएं जब आप देखते हैं शुरुआती दौर में तो आपको बड़ी चुनौतीपूर्ण लगती हैं। आप कई बार उन घटनाओं को देख के बड़ा विचलित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते हुए अब भावनात्मक पक्ष ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समानुभूतिपूर्ण ढंग से काम तो करें, लेकिन सही तथ्य तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, बिना विचलित हुए उस घटना के मर्म तक, उसकी तह तक पहुंचकर उसका खुलासा करें, यह ज़रूरत होती है। और एक जब आप व्यावसायिक रूप से एक पुलिस के एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो बड़ा ज़रूरत होता है कि आप भावनात्मक पक्ष में समानुभूतिपूर्ण ढंग से, तो ठीक है, आप उसको संवेदनशीलता के साथ काम करें, लेकिन साथ ही साथ उसका जो फैक्चुअल वस्तुनिष्ठ तरीके से वो तथ्य पर पहुँच सके, निष्कर्षों पर पहुँच सके, इस बात को भी सुनिश्चित करें। सर, एक क्वेश्चन मैं हमेशा से पूछना चाहता था, एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी क्या होती है? उसमें सैलरी एक आईपीएस अधिकारी की आप शुरू से अगर देखेंगे तो जो हमारा वर्तमान जो पे स्केल है उसमें वहाँ से लेकर के अलग अलग उसमें वेतनमान है, और उस वेतनमान में शुरुआती दौर में एक पुलिस अधिकारी जब ज्वाइन करता है, जब शुरुआती दौर में तो 70-80 हज़ार से लेकर के जब करते हैं, बाद में ये 2-2.5 लाख है, उसके बाद धीरे धीरे अब अलग अलग उसमें भत्तों की वृद्धि होती है तो रहता है, लेकिन पद के दिशा बढ़ता रहता है शुरुआती दौर में। और आप साथ में वेतन के साथ साथ आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है सारे जोड़ करके उसमें अलग अलग श्रेणियां रहती हैं, उसमें अलग अलग वेतनमान रहते हैं, और उन वेतन श्रेणियों के साथ होते होंगे। अब समान तौर पे जो समान सभी सेवाओं में है वही है, कोई अलग से विशिष्ट सुविधाएं नहीं होती हैं। और अगर देखा जाए तो कि सिर्फ कोई सुविधा के लिए या इन चीज़ों के लिए इसमें आए तो फ़ायदा निराफ होगा। मुख्य तौर पे है कि आप एक प्रतिष्ठापूर्ण सेवा में आपको सामाजिक रूप से एक बेहतर जगह पे काम करने का मौका मिलता है, आपके काम करने के बेहतर अवसर और बेहतर आप देखेंगे तो इतने चीज़ों पर, इतने बड़े स्तर पर आप परिवर्तन कर सकते हैं या वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, आपको एक काम करने का मौका मिलता है। यह मुझे लगता है कि इस सर्विस की एक बड़ी एक बेहतरीन स्थिति है, एक सबसे सकारात्मक पक्ष है जो बाकी कम सेवाओं में ऐसा अवसर मिल पाता है। सर, आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड दिया गया था, तो वो पल कैसा था? ऐसा कोई भी मेडल या कोई भी ऐसा चीज़ हमेशा आपको एक आप में उत्साह भरता है, आपको एक सकारात्मक अनुभूति आती है और आप बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सर, अब इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ और जो आप करते हैं? समान तौर पर हम टेनिस खेलते हैं, पढ़ते हैं, और बाकी चीज़ें ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ देखते हैं तो नया लोगों से मिलना, लोगों को समझना। हम आते हैं, जब हम पुलिस का काम करते हैं तो आप बहुत सारे अपराधियों से भी मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों से भी मिलते हैं। आपके जो मिलने का रेंज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप समाज के जो ऐसे लोगों से जो कि कहीं अपराध में हैं
या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बड़े परेशान हैं और बहुत विचलित हैं, उनकी समस्याओं को भी समझते हैं। बहुत अच्छे लोगों से भी इंटरेक्शन होता है। पढ़े लिखो तो एक इस सर्विस में आप बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने से तो एक लोगों को जानने समझने का इसमें मौका मिलता है। मुझे अच्छा लगता है ये लोगों से मिलें, उनको समझें, जो समस्याएं वाजिब समस्या है उनका तत्काल निराकरण कर सकें। क्रिकेट वगैरह देखते हैं आप? क्रिकेट इंटरेस्ट? हम टेनिस ज़्यादा follow करते हैं। जी सर, जैसे अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और भोपाल एक सेंसिटिव एरिया है, तो उस समय पे पुलिस कुछ अलग से और तैयारियां करती है? हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हर महत्वपूर्ण अवसर पर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस की लगातार बैठकें होती हैं। जितने भी हम जानते हैं कि भारत जो है पर्व त्यौहार और उत्सवों का शहर है, और ख़ासतौर में अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे हर पर्व त्यौहार को एक बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो एक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, व्यवस्थाएं बेहतर रहें, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस हर पर्व त्यौहार के अवसर पर अपनी तैयारियों को रखती है और अंत उसका अभ्यास भी करती है। वहाँ ज़रूरत के अनुसार बल भी उपलब्ध कराती है, आम व्यक्तियों के साथ बातचीत करती है, रक्षा समितियों को सक्रिय करती है, जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ पहले से ही कड़ी कार्रवाई करती है, प्रयत्नात्मक कार्रवाइयाँ करती हैं, पुलिस के फ्लैग मार्च निकलते हैं। यानी पुलिस संवाद और कार्रवाई दोनों अवसरों पर लगातार काम करती है और अंततः इस कार्रवाई का एक सकारात्मक असर भी दिखता है। सर, इतने बिजी स्केड्यूल में आप अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं? कोई आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, हॉलीडे डेस्टिनेशन? आप अगर यहाँ बात करें तो जिम्मेदारियाँ आपकी रहती हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ अब अलग से ख़ास तौर पे जब आप थोड़ी सी व्यस्त दिनचर्या में रहते हैं तो आपके लिए कई बार आपको अपनी प्राथमिकताओं को नीचे रखना पड़ता है। कई बार आप अपनी प्राथमिकताओं को अगर बहुत शीर्षस्थ रखेंगे तो आपकी जो व्यावसायिक जो अपेक्षाएं, जो कार्य है, ख़ासतौर पे जो जिम्मेदारियां हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पुलिस में आपको रियल टाइम एक्शन, रियल टाइम कार्रवाई और उसका तत्काल रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जो वास्तव में पीड़ित है वो बहुत लंबे समय तक दूसरी सेवाओं से थोड़ी सेवा अलग है कि एक आम व्यक्ति जो पीड़ित आता है, चाहे डॉक्टर के पास या पुलिस के पास, वो तत्काल निराकरण ढूंढता है, क्योंकि वो कई बार शरीर से और कई बार मन से बहुत ज़्यादा आहत होता है। तो ऐसे में अब निश्चित तौर पे पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और कोशिश रहती हैं। इसमें निश्चित तौर पे अगर पुलिस अधिकारी के तौर पर आपकी खुद के जो प्राथमिकताएं होती हैं निजी, उनको आपको कम वरीयता दे करके इन सार्वजनिक चीज़ों को वरीयता ज़्यादा देना होता है। सर, जो यंग एस्पिरेंट्स है जो यूपीएससी करना चाहते हैं क्लियर, उनके लिए आपका मैसेज? यूपीएससी अगर हम देखें तो यूपीएससी में ज़रूर हमें लगता है कि समान तौर पे कि सीटें कम हैं, या ऐसा लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा कठिन है, प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सही संदर्भों में देखा है तो जो भी सही ढंग से मेहनत करता है उसके लिए कठिन नहीं है। अभी भी हम देखें तो अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करें तो बहुत गहनता से बहुत कम लोग उस स्तर तक जाते हैं। और अगर हमने आस-पास देखा है कि जिसने भी सही मन से प्रयास किया है, जिसने भी गहनता से प्रयास किया है, जिसने काफ़ी अपने को पूरी तरीके से इस पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से अपने को झोंक दिया है, तो मुझे लगता है कि ये कोई कठिन परीक्षा नहीं है। और सिर्फ सिविल सर्विस की जीवन के बहुत सारे ऐसे मौके हैं, जीवन में बहुत सारे ऐसे अलग अलग एवेन्यूज हैं, रास्ते हैं जो हमें लगातार हमें इंतजार करते हैं, और हमें उसी रास्ते को चुनना चाहिए जिसमें हम काम करने में सर्वश्रेष्ठ हों, जिसमें हमें उसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए, जिसमें हम पूरे पैशन के साथ उतर सकें। क्योंकि पूरे जीवन को अगर हम देखें तो पूरे जीवन में कोई भी एक मंजिल जैसा कुछ नहीं होता, और हम ऐसा सोचें कि कोई खास मंजिल पे पहुंच के हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी यात्रा भी प्रसन्नता से और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सफलता और असफलता से नहीं प्रभावित होना चाहिए। कई बार युवाओं में जिस तरीके की अवसाद में जा कर के असफलता को लेकर के अवसाद जैसी मनोवृत्ति कई बार आ जाती है, तो सफलता होती है, और हमेशा असफलता को एक सीख के रूप में, सबक के रूप में लिया जाना चाहिए कि जब हम सफल नहीं होते हैं, एक नए सीख के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। और अंततः हर व्यक्ति जब हम प्रयास करते हैं तो दोनों की गुंजाइश रहती है, लेकिन हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको बेहतर बनाती हैं और ज़्यादा परिष्कृत करती हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस आपसे और पूछूंगा। बैंगलोर में एक स्टैबिंग केस हुआ था जिसका अपराधी भोपाल में अरेस्ट हुआ था, तो पुलिस कैसे जनरली ट्रेस करती है? वो हालांकि जिस अपराधी की आप बात कर रहे हैं वो घटना यहाँ नहीं पकड़ी गई थी, किसी दूसरे ज़िले में पकड़ी गई थी, यहाँ रायसेन में पकड़ी गई थी। लेकिन खैर जहाँ तक एक सामान्य सी बात है कि पुलिस अपराधी कैसे पकड़ाता है, तो आज के समय में
अपराधियों को पुलिस नज़र रखती ही है, और जब घटना होती है तो बहुत सारे, कोई भी अपराधी जैसा मैंने बताया कि बहुत सारा फुटप्रिंट छोड़ता है, बहुत सारे ऐसे चिन्ह छोड़ जाता है जिससे पुलिस पहुंच जाती है। घटना स्थल खुद उस अपराधी की कहानी बताता है, घटना के स्वरूप को बताता है, घटना की प्रकृति के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बता देता है। तो पुलिस अंततः उन परिस्थितियों के माध्यम से, उस घटना के स्थल के माध्यम से अपराधी को चिन्हित कर लेती है और अंततः पकड़ भी लेती है। अधिकांश मामलों में, बड़े मामलों में आपने देखा होगा, जितने भी चर्चित मामले जो आप बड़े स्तर के हैं, यहाँ नहीं पूरे देश में भी आप देखें अलग अलग जगहों पर, तो अपराधी लगभग पकड़े जाते हैं। तकनीक का प्रसार हुआ है, अपराधी प्रयोग करते हैं, लेकिन पुलिस उससे आगे बढ़ करके तकनीक का प्रयोग करती है। शायद इसीलिए अपराधियों तक पुलिस पहुंच पा रही है, और लगातार पुलिस अपने को बेहतर भी कर रही है। लगातार तकनीक के प्रसार में पुलिस अपने को और ज़्यादा परिष्कृत भी कर रही है। खबरी नेटवर्क भी पुलिस का होता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्पॉटलाइट स्टोरीज। सर, बस हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए एक मैसेज दे दीजिए। नहीं, आपके द्वारा एक काफ़ी बेहतर प्रयास हो रहा है, और निश्चित तौर पे आपने बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सवाल जो आपके मन में थे, जो आप जानना चाह रहे थे, या बहुत सारे छोटे ऐसे चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक समान तौर से हमारे जेहन में पैदा होते हैं, आपने उन पर बड़ी अच्छी चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।